दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल है कि फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपका जो कल हिंदी ए का पेपर होने वाला है, तो हिंदी ए वालों के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के जितने सारे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव जो टॉपिक से पूछे जाएगा, तो सारे टॉपिक को मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका हिंदी व्याकरण वाले पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दूंगा, चाहे आपका सक्रमक क्रिया हो, आक्रामक क्रिया हो, समास हो, या फिर आपका हिंदी व्याकरण में आपका सिलेबस में जो टॉपिक है, सारे टॉपिक को मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने इससे पहले हिंदी ए का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हिंदी स्टोरी और पोएम वाले का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं वीडियो, और साथ में आपका उसका पीडीएफ भी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए है, हिंदी वीक का भी डाल दिया और बाकी सारा भी आज शाम तक डाल देंगे। तो सारा वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोग का डिमांड रहता है, आप लोगों का डिमांड मैं हमेशा पूरा करता हूं। आप लोग का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हमारा जो चैनल है बहुत जल्द 5K कंप्लीट होने वाला है, लगभग 100-150 की सब्सक्राइबर की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है दोस्तों। आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ यार, क्योंकि आप लोग का जज्बा देखकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। जी हाँ दोस्तों, तो कहा जाता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिंदास तैयारी कीजिए, बिंदास। आपका एक दिन में ही यानी कि आज ही अगर पढ़ लेते हैं सारे अच्छे से, तो आप लोग का कल जो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अभी तक जितना सारा एग्ज़ाम हो गया उसका पीछे मत देखिए। अगर आप किसी भी स्टूडेंट का अगर इसमें से अगर कोई पेपर अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आपका जो कि हिंदी व्याकरण हिंदी ए वालों के लिए आपका है। हिंदी बी का मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, तो हिंदी बी वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका मैं कीमती समय कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। तो हिंदी ए वाले आप लोग जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों देखिए, हिंदी ए में आपका सबसे पहला हिंदी व्याकरण में है सक्रमक और आक्रामक क्रिया। तो पहले देखिए सक्रमक क्रिया क्या है। तो सक्रमक क्रिया की परिभाषा जान लीजिए, क्योंकि सक्रमक क्रिया के बारे में जानिएगा तभी आपको इसका जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपका टर्म 1 में, तभी आप आंसर कर पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, सक्रमक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सक्रमक क्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सक्रमक क्रिया में कर्म होगा और कर्ता जो मैन होगा वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे, चलिए आगे जानते हैं। आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पर दूसरे शब्दों में ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में अगर इसी चीज़ को कहा जाएगा तो जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सक्रमक क्रिया होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, राहुल ने केला खाया। तो यहाँ पर जो राहुल है, राहुल एक लड़का है जो कि उसके द्वारा एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का। और वो कौन सा काम हो रहा है? तो केला खाने का। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए राहुल जो कि कर्ता है, केला यहाँ पर कर्म है और खाया जो कि क्रिया है। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सक्रमक क्रिया होगा। ध्यान रखिएगा, इसको गलती नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है, इससे सक्रमक और आक्रामक से जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए इस वाक्य में राहुल करता है, खाया क्रिया है और केला यहाँ पर कर्म है, तो आप लोग को बता ही दिए। लेकिन यह कौन सी क्रिया है? तो यह सक्रमक या आक्रामक अगर पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है, तो यह क्या है? सक्रमक क्रिया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं, और क्या है? श्याम ने मेज की सफाई की। देखिए ये आपको अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, बाई चांस ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा ही, पूछा जाएगा कि श्याम ने मेज की सफाई की, कौन सा क्रिया है, सक्रमक या फिर आक्रामक? तो देखिए श्याम एक लड़का है, ठीक ना, वो क्या है? करता है, और सफाई की जो कि क्या किया? सफाई की किस चीज़ का? मेज की। तो मेज की जो हो गया वो आपका क्या हो गया? कर्म। और ये आपका सफाई की क्रिया, मतलब कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया है, तो ये क्या होगा? सक्रमक क्रिया हो जाएगा। देखिए इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। इस वाक्य में श्याम जो कि करता है और सफाई क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मेज पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाएगा
अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि श्याम ने सफाई की, तो जरूर यहाँ पर क्वेश्चन आता कि श्याम ने आखिर किस चीज़ की सफाई की। तो भाई साहब बताओ श्याम ने किस चीज़ की सफाई की, तो इससे तो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन कर देता। अगर आप किसी को बोलते कि श्याम ने सफाई की, तो जरूर बोलता किस चीज़ का, तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता, मतलब कर्ता पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये आपका सक्रमक हो गया। तो चलिए अब आक्रामक क्रिया की बात करते हैं दोस्तों। आक्रामक क्रिया की परिभाषा जान लीजिए, बहुत ही आसान है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आक्रामक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसमें आक्रामक क्रिया तभी यूज होगा जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कर्ता पर। देखिए दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, मतलब नाम अगर इसको ध्यान दीजिएगा, आक्रामक यानी कि कोई भी कर्म नहीं है, मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो वहाँ पर आक्रामक क्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कर्ता रहेगा, क्रिया भी रहेगा, लेकिन कर्म नहीं रहेगा, तो वहाँ आक्रामक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, उसेन बोल्ट दौड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसेन बोल्ट दौड़ता है। इस वाक्य में उसेन बोल्ट जो कि एक लड़का है, कर्ता का काम कर रहा है। वो किस चीज़ का काम कर रहा है? दौड़ना, यानी कि दौड़ने का काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव और किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है। इससे साफ साफ कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उसेन बोल्ट क्यों दौड़ता है। भाई उसेन बोल्ट कहाँ दौड़ता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आक्रामक क्रिया है। तो इसे समझ लीजिए, ये आक्रामक क्रिया। चलिए और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं ताकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया में अंतर क्या है? तो देखिए ये तो पूछा नहीं जाएगा, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको भी ऐड किया है। तो देखिए सक्रमक क्रिया में इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होना चाहिए, तभी वो सक्रमक क्रिया बनेगा। आक्रामक क्रिया में इसमें कर्ता रहेगा, क्रिया रहेगा, लेकिन कर्म नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो देखिए इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, और जबकि इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे नरेंद्र खाता है, तो यहाँ पर अगर ये सक्रमक में पूछा जाता नरेंद्र खाता है, तो इस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। नरेंद्र खाना खाता है, तो इससे क्या पता चलता है कि नरेंद्र कोई काम कर रहा है खाने का, वो क्या, खाना खाने का। तो ये आपका सक्रमक हो जाएगा और ये आपका आक्रामक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे, उससे पहले कुछ सक्रमक क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। भले वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट सारा टॉपिक आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको और कोई बुक्स या कोई ग्रामर के लिए नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आपका मॉडल पेपर या फिर आपका बुक का क्वेश्चन ना देखे, एग्जामिनर कुछ अपने मन से क्वेश्चन सेटअप करके दे दे ताकि आपको वहाँ पर दिमाग आपका चाटने के लिए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के डिमांड के लिए। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देखिए सक्रमक क्रिया का। राम खाना खाता है, इससे साफ पता चल जाता है राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, खाना खाने का। तो राम खाना खाता है। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, अगर यही हो रहा था कि सचिन मैच खेलता है तो कौन सा, फुटबॉल या क्रिकेट, तो सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। इससे यानी कि जिससे क्वेश्चन का भी प्रभाव पड़ता है कर्ता का। देखिए बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, तो इससे साफ पता चल रहा है कि बच्चे ने कोई काम किया है तोड़ने का, वो क्या, खिलौना तोड़ने का। वो साइकिल से स्कूल जाता है, तो देखिए वो स्कूल जाता है कहाँ से, किससे, साइकिल से। वो सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो ये सारे के सारे सक्रमक क्रिया है। चलिए अब आक्रामक क्रिया के कुछ उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। वो बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका आक्रामक क्रिया होगा। बहुत कम, बहुत तेज रहेगा, तो इससे आपको ये नहीं है कि ये कोई कर्म नहीं है दोस्तों, ये आपका बहुत तेज इसी में आ जाता है। वो दिन भर गाता रहता है, तो देखिए वो दिन भर गाता रहता है, ये आपका आक्रामक क्रिया के उदाहरण है। जैसे रमेश पढ़ता है, इस पर क्या, इस पर कोई कर्म नहीं है। आकाश दिन भर खेलता रहता है, आप बोलिएगा यहाँ पर तो दिन भर कर्म है, तो दिन भर कर्म नहीं है, कोई काम नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, ये आपका आक्रामक ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इससे आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है समास। और समास में बहुत सारा टॉपिक, समास का बहुत सारा भेद है, उन्हें नहीं पढ़ना है आपको। जो एग्जाम के लिए आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका अभी का समय बहुत ही कीमती है, आज का ही दिन है, कल आपका एग्जाम है, तो इसीलिए जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने वाला है, सिलेबस को फॉलो करते हुए मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पर सेटअप किए हैं। तो देखिए पहला टॉपिक आपका समास का, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, अव्ययीभाव समास। तो देखिए पहले यार अव्ययीभाव समास को समझते हैं।
तो देखिए जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मतलब इसका शुरू वाला पद ही मेन रहेगा। प्रधान का मतलब मेन, प्रधान हो या अवयव अभिकारी हो तथा दूसरा पद या उत्तर पद गौण हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखिए उदाहरण के लिए देखिए शक्ति के अनुसार, तो इसको क्या बोलेंगे, यथाशक्ति। तो देखिए अगर पहला वाला पद इसका मेन है, प्रधान है, अगर इसको हटा देंगे शक्ति, इसका कोई मीनिंग होगा, नहीं हो पाएगा। जन्म से लेकर तो क्या बोलेंगे, आजन्म। तो यहाँ पर आ जो है ये प्रधान है, जन्म अलग कर देंगे और इसको अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो जैसे कि पेट भर के मतलब भर पेट, तो यहाँ पेट को अलग कर देंगे तो कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है, कुछ सुइटेबल मीनिंग, तो भर पेट यानी कि पहला वाला यहाँ पर प्रधान हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त कुछ उदाहरण में यथा, आ, भर आदि पूर्व पद है जो प्रधान है, जबकि शक्ति, जन्म, पेट उत्तर पद जो गौण या प्रधान पद पर आश्रित है। अभिभाव के कुछ निम्नलिखित उदाहरण इस प्रकार से है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस टाइप का अभिभाव समास में पूछा जाएगा। हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में, हाथों हाथ दीजिए। हाँ देखिए हर फन मौला मतलब हर फन में मौला। नेक्स्ट अनुरूप मतलब रूप के योग्य। तो देखिए यथा संभव, या तो आपको इस प्रकार से समास विग्रह किया हुआ रहेगा या फिर आपको पूछा जाएगा कि यथा संभव कौन सा समास है, तो आपको बताना है यथा संभव कैसा समास है। जैसा कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन ये वाला आपका मॉडल पेपर में भी है। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अविभाव समास, क्योंकि दिन दिन, दिन दिन को ही क्या बोलेंगे, प्रतिदिन। उसके बाद देख सकते हैं बीचों बीच मतलब ठीक बीच में, बीचों बीच बैठो जाकर मतलब ठीक बीच में। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। आमरण मतलब मरण तक, मतलब जब तक वो नहीं मरेगा तब तक वो ये काम करते रहेगा। चलिए दोस्तों अब समास से आपका नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या है, अगर हो सकता है डेफिनेशन भी पूछा जाए तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। जिस समास में बात का बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो बात होता है उसका जो बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण होता है, वो के अतिरिक्त दोनों पदों के बीच की कारक विभक्ति का लॉक हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें आपको भाषा में समझ में नहीं आता होगा, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तत्पुरुष समास समझने के लिए उदाहरण देखिए राजा का कुमार मतलब राजा का बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, राजकुमार। मतलब इसका जो पहला जो वर्ड है उसी से पता चलता है कि वो राजा से लिंकेज है, मतलब राजा का ही बेटा है राजकुमार। राजकुमारी किसको बोलेंगे, राजा की बेटी को। शोक से ग्रस्त मतलब जो दुख से बहुत ग्रस्त है, शोकग्रस्त, इस टाइप का रहेगा, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। रचना को करने वाला तो क्या बोलेंगे, रचनाकार। आविष्कार करने वाला को क्या बोलेंगे, आविष्कारक। तो इस प्रकार के जितने सारे जो समास पूछे जाएंगे वो क्या होगा, तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। उपयुक्त उदाहरण में कुमार, ग्रस्त, करने वाला आदि उत्तर पद है, जो कि उत्तर पद है, और तत्पुरुष में उत्तर पद ही प्रधान होता है तथा इन दोनों पदों के बीच की विभक्ति का से, को आदि का लोप हो जाता है। तो इससे लोप मतलब छिप हो जाए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपका सिलेबस में है। क्रमधारय समास किसे कहेंगे, तो देखिए जिस समास में पहला पद और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष यही उपमान उपमेय का संबंध हो, वो क्रमधारय समास कहलाता है। मतलब पहला पद और दूसरा पद में विशेषण मतलब कोई गुण कोई उपमान का यहाँ पर संकेत देगा। इसकी मुख्य पहचान है विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो के समान आदि आता है। दूसरे शब्दों में एक पद का दूसरे पद से तुलना की जाती है। क्रमधारय समास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। जैसा कि आप सभी को पूछा जा सकता है कमल के समान नयन, तो कमल के समान मतलब याद रखिएगा क्रमधारय में तुलना किया जाएगा, एक का दूसरे से तुलना किया जाएगा। कमल के समान देखिए तुलना किया जा रहा है ना, कमल के समान नयन, कमल नयन। जी हाँ दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए कनक की सी लता मतलब कनक जैसी लता, तो कनक लता उसको बोलेंगे ना। नीलकंठ, देखिए नीला है जो कमल, नीलकमल, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ यानी कि महादेव। लोहा के समान है जो पुरुष, लोह पुरुष। तो ये जो सारे के सारे जो आपका इस टाइप का जो रहेगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। विद्युत के समान है जो वेग, विद्युत वेग। तो ये सारे के सारे मतलब जिसका कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, कंपेरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा एक पद का दूसरे पद से। तो नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ये आपका मॉडल पेपर में भी पूछा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा है। आधा है जो मरा, अधमरा। जो भीख मांगता हो भिखारी। तो इस टाइप का जो पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट
दिग्धु समास किसे कहेंगे? तो देखिए दिग्धु समास से भी इसका आपको टर्म 2 में है, ये आपका डिफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, क्या पता, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर प्रधान हो वो दिग्गु समास कहलाता है। मतलब पहला पद इसमें संख्यावाचक रहेगा, नंबर रहेगा, आपको पता चलेगा। इसमें समूह समाहार की आवृत्ति होती है। दिग्गु समास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित इस प्रकार है। तो दिग्गु समास को जैसे मतलब मीनिंग इसमें देखिए एक नंबर आएगा, जैसे 7 टापुओं का समूह मतलब सप्त टापू, इसको क्या कहेंगे? सप्त टापू मतलब 7 समूह टापुओं का समूह, इसमें नंबर आ रहा है, देखिए संख्या आ रहा है। 3 रंगों का समूह मतलब तिरंगा, अगर पूछा जाएगा तिरंगा कैसा समास है तो इसको समास विग्रह करके देखना पड़ेगा। 3 रंगों का समूह को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। और तिरंगा किस प्रकार का समास हो जाएगा? तो दिग्धु समास हो जाएगा। 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुज, जी हाँ दोस्तों पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कालों का समाहार त्रिकाल। 2 पहरों का समूह दोपहर। 7 ऋषियों का समूह सप्त ऋषि। 9 प्रकार के रत्न नवरत्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या आ रहा है, संख्यावाचक। अब देखिए द्वंद्व समास, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और अलग करने पर और एवं या अथवा लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एवं या अथवा लगता है उसे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में डैश लगेगा, डैश, यहाँ दोस्तों ये हाइफेन छोटा सा ये लगेगा। अगर ये जहाँ से लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो कोई नहीं है बल्कि कौन सा है? वैसा वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, इसको ट्रिक से याद रखिएगा। बीच में ड्रेस रहेगा। दाल और रोटी, इसको अलग अलग करके लिखेंगे और साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दाल रोटी। पाप और पुण्य क्या बोलेंगे? पाप पुण्य। गाड़ी और घोड़ा को क्या बोलेंगे? गाड़ी घोड़ा। शिव और पार्वती को क्या बोलेंगे? शिव और पार्वती, एक साथ लिखेंगे। राधा और कृष्ण, यानी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा को क्या बोलेंगे? राधा कृष्ण। तो हम लोग बोलते हैं ना, नर और नारी को क्या बोलेंगे? नर नारी। तो इस प्रकार का जो बीच में दोनों में डैश रहेगा तो उसे आप लोग देवी देवता या देवता देवी इस टाइप का जो रहेगा, मतलब जो मीनिंग आदमी महिला इस टाइप का रहेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? द्वंद्व समास। चलिए अब नेक्स्ट आपका बहुब्रीहि समास, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब समास के समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, मतलब दोनों अपने आप में बाहुबली रहेगा, शुरू वाला भी मैन, कोई भी इसमें मैन नहीं रहेगा, इसके अलावा कोई तीसरा पद बहुब्रीहि समास कहते हैं, बल्कि तीसरा पद रहेगा बहुब्रीहि समास। इसमें समास का अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित इस प्रकार है, मतलब इसमें कुछ अलग ही मीनिंग आएगा। जैसे गिरी को धारण किया है जिसने, कृष्ण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिरिधर। लंबा है उदर जिसका, गणेश, लंबोदर। मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जी हाँ दोस्तों इस टाइप का आपका पूछे जा सकते हैं। चक्र है पानी में जिसके, विष्णु, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? चक्र पानी। मृत्यु को जीतने वाला कौन होता है? मृत्युंजय, जिसे हम लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं। 10 है आनंद जिसके, आनंद मीन्स क्या? सिर। 10 माथा किसका था? रावण का, तो दशानन उसको कहते हैं। महान वीर है जो, महावीर, और महावीर किसको कहते हैं? हनुमान, बजरंगबली। तो याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए दानवीर है जो, दानवीर कौन था? कर्ण। तो आप लोग महाभारत देखे होंगे तो पता होगा, दानवीर कर्ण। मंत्रियों में प्रधान है जो, वो कौन? जो पूरा मंत्रियों का प्रधान होता है, देश का प्रधान होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग को पता जरूर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीला है अंबर जिसका, कृष्ण, जिसका पीला है अंबर, मतलब उसका अंबर जो होता है पीला रहता है, वो कौन सा होता है? उसको क्या बोलते हैं? पीताम्बर। इन सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे इसमें से आपका आ जाएगा एग्जाम में, और इन सारे को आप लोग जरूर, अगर आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाता है ना तो कैसा भी दे देगा। तो आपको अगर पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि निशा में विचरण करने वाला राक्षस, क्या बोलेंगे? मतलब निशा मतलब क्या? रात में घूमने वाला राक्षस को क्या बोलेंगे? निशाचर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निशाचर कैसा समास है, समास बताइए, तो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग समाज से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे जो स्वयं को जांचने के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोग अवयव, वो लोग इतना ही करना है आपको, वो उससे से आ जाएगा। अब चलिए अवयव एक टॉपिक है आपका, अवयव से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। अवयव की परिभाषा, और ये पीडीएफ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1 पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अपलोड होने की कुछ ही देर के बाद, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में बने रहिएगा। देखिए अवयव उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वचन कोई सा है, एक वचन, बहुवचन, कुछ भी कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इसमें कैसे अवयव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए तुम धीरे धीरे खाते हो, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो यहाँ पर बीच में खाली रहेगा, तुम
खाते हो। तो यहाँ पर आपको अवयव अपने मन से भरना है, ये आपको कहीं पर हिंट्स नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा वर्ड भर देना है ताकि ये सुइटेबल मीनिंग हो जाए ये वाक्य का। तो यहाँ पर जैसे तुम खाते हो, तो यहाँ पर क्या, तुम धीरे धीरे खाते हो, तो ये हो गया। जैसे वह भागता है, तो वो क्या होगा, वो तेज भागता है, यहाँ पर जैसे भरा हुआ। मैं पढ़ लूँगा, तो मैं इन सबको क्या, मैं अवश्य पढ़ लूँगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। देखिए वह ठीक कहता है, वह कहता है देंगे और बीच में खाली देंगे तो क्या बढ़िया, वो ठीक, या वो सही कहता है, ये भी चलेगा। ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा ही करो, यहाँ पर ही भी कर सकता है या मत भी कर सकता है, दोनों सही होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा हिंदी ए में, ये भी आपका सिलेबस में है। वाच्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है। मतलब तीनों से ये इसका पता चलेगा। और देखिए वाच्य के भेद, तो बेसिकली वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत वाच्य, क्रम वाच्य और भाव वाच्य। बट हम लोग को यार दो ही भेद पढ़ना होगा, कृत वाच्य और कर्म वाच्य। भाव वाच्य से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए सिलेबस में यही दिया है तो आपको यही पढ़ना है। कृत वाच्य किसको बोलेंगे? जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कृत्य वाच्य कहते हैं। मतलब इसमें कर्ता जो शुरू वाला रहेगा वो मैन रहेगा, वो मुख्य रहेगा, और उसके आधार पर ही सारा लिंग, वचन और पुरुष का काम होगा। जैसे लड़कियां बाजार जा रही है, इससे क्या पता चल रहा है, लड़कियां जो कि क्या कर रही है, बाजार जा रही है। यहाँ पर सारा का सारा कर्ता पर ही निर्भर कर रहा है, कौन काम हो रहा है, लड़कियां बाजार जा रही। मैं रामायण पढ़ रही है, तो देखिए मैं रामायण पढ़ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, कुसुम खाना खाकर सो गई, तो इसको देखिए कुसुम, सॉरी दोस्तों कुसुम नहीं है, कुमकुम है, तो कुमकुम खाना खाकर सो गई, इसको आप लोग देखिए। इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूँ, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई है। मतलब यहाँ मैं रामायण पढ़ रही है, तो ये वाला गलत है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, या अगर आप लड़की है तो मैं रामायण पढ़ रही हूँ। तो देखिए लड़कियाँ बाजार जा रही है, तो लड़कियाँ कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, तो उसके आधार पर ही हुआ है। तो जब भी कर्ता के आधार पर लिंग या वचन या कोई चीज़ होगा तो वो कृत वाच्य होगा। चलिए अब नेक्स्ट कर्म वाच्य किसको कहेंगे, ये भी जान लीजिए। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, नाम से ही पता चल रहा है यार, कृत वाच्य मतलब कर्ता मुख्य रहेगा और कर्म वाच्य में कर्म मुख्य रहेगा। तो जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सक्रमक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मतलब एक्टिव पैसिव आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ये पीछे से बनता है। और चलिए जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो ये बहुत ही सिंपल है, तो ये आप लोग बना सकते हैं। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, तो मतलब पीछे से बनता है आपका एक्टिव टू पैसिव, वही वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका अविकारी शब्द। तो देखिए अविकारी शब्द क्या है, तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थात वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि, इस पर, ये सब कभी भी बदल नहीं जाता, चाहे आप एक वचन रहे, बहुवचन रहे या कुछ भी रहे। अब अविकारी शब्द के भेद को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक, इससे आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। जैसे कोई क्वेश्चन आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में, जैसे होता है ना अनेकार्थी शब्द, दोस्तों आपका पूछा जाएगा कि पंकज किसका, जो कि अनेकार्थी शब्द, पंकज किसका है, तो किसमें आता है, तो कमल, पंकज, ये सब, मतलब अनेकार्थी शब्द जितना है अनेक अर्थ वाला, तो आप लोग को सारे के सारे एक बार जरूर पढ़ लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्यायवाची शब्द में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अनेकार्थी शब्द टाइप का ये भी पूछे जाएगा, जैसे जितना इंपॉर्टेंट है 2012, 2016 में पूछा गया, इन सभी को एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी ए का हिंदी व्याकरण का पूरा खल्लास, पूरा कंप्लीट। खाली आपका निबंध लेखन और पत्र लेखन रह गया, वो आप लोग कर सकते हैं, और उसका भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा शाम तक, और थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा कि कैसे निबंध या फिर पत्र लिखा जाता है। आई होप कि आप सभी को जितना कुछ यहाँ पर डिस्कस किए बताए हिंदी व्याकरण हिंदी ए का, अब हिंदी बी वालों के लिए भी अपलोड कर दूंगा यार। हिंदी बी में ज़्यादा व्याकरण नहीं आता है, उस पर थोड़ा थोड़ा है, तो हिंदी बी वालों के लिए भी अपलोड हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और हिंदी ए वाले सभी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जो भी साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यारो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब फैमिली बहुत जल्दी 5K कंप्लीट करने जा रहा है, तो प्लीज़ फटाफट 5K कंप्लीट कराइए।
और इसी तरह का वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर सजेस्ट और इन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल इनका एग्जाम होने वाला है। तो आज ही देख लीजिए ताकि आपका ये फ़ायदा हो एग्जाम से पहले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।